नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। झारखंड में नियुक्ति नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। साथ ही अब झारखंड से मैट्रिक पास युवाओं को ही नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार आरक्षित कोटे पर यह प्रावधान प्रभावी नहीं होगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इनमें 3 सितंबर से 9 सितंबर तक मॉनसून सत्र आहूत करने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जेपीएससी के 3 सदस्यों का चयन किया गया है। लगभग 1 साल बाद कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे। और नियुक्ति नियमावली की 10 बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात यह कि झारखंड से मैट्रिक पास युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित कोटे पर प्रावधान प्रभावी नहीं होगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को झारखंड में शिक्षा अनिवार्य होगी। वहीं जेएसएससी की परीक्षा में अब प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी। जेएसएससी अब सिर्फ मुख्य परीक्षा लेगा। इसके अलावा हिंदी अंग्रेजी को मिलाकर 30% अंक अब जरूरी होगा। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 12 भाषा का चयन किया गया है। जिला स्तर की नियुक्ति में जिले की भाषा का विकल्प भी रखा गया है। इसके साथ ही हर पेपर में 30% अंक लाना अब अनिवार्य होगा। स्थानीय रीति रिवाज और संस्कृति का ज्ञान भी अब जरूरी होगा। तो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की ओर से नियुक्ति नियमावली को मंजूरी के बाद उस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस नियमावली में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की परीक्षा में पास होना अनिवार्य किया गया है। इसमें उर्दू, बांग्ला और उड़िया भाषा को भी शामिल किया गया है। लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां इन भाषाओं की जानकार नहीं है। वहीं क्षेत्रीय भाषाओं को लोग बोल तो लेते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई हिंदी में ही करते हैं, क्योंकि ये भाषा इतनी समृद्ध नहीं है। साथ ही इसमें किताबों का भी अभाव है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उर्दू, बांग्ला और उड़िया भाषा को तरजीह दी जा रही है, तो फिर हिंदी भाषा की उपेक्षा क्यों? अगर सरकार क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में हिंदी को भी शामिल करती तो वैसे युवाओं को एक ऑप्शन मिल सकता था जो क्षेत्रीय भाषा लिखना नहीं जानते हैं। और ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या हेमंत सरकार हिंदी की दुश्मन है? सवाल ये भी है कि उर्दू को जगह दी गई है, लेकिन हिंदी का विरोध आखिर क्यों किया गया है? सवाल ये भी कि हिंदी भाषी लोगों की आखिर अनदेखी हेमंत सरकार क्यों कर रही है? और रांची से हमारे संवाददाता अविनाश इस वक्त जुड़े हुए हैं। अविनाश, सवाल यही जानना चाहेंगे कि आखिर हिंदी की उपेक्षा क्यों? नहीं, ज़रूर। और ये सवाल हम कह सकते हैं कि जितने भी झारखंड के युवा हैं, जो युवा बेरोजगार हैं, जिनको इंतज़ार है ऐसे नियुक्तियों का, उनके मन में भी यही सवाल उठ रहे हैं। सुबह से भी जितने लोगों से बातचीत हुई, जो लगातार तरह तरह की परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं, उनके मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि जब उर्दू, बांग्ला और उड़िया, अगर आप देखें, बाकी हम 9 को अगर छोड़ देते हैं जो झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं से जुड़ा हुआ है, अगर हम इन 3 भाषाओं पर जाते हैं, आप उर्दू की बात करें, बांग्ला की बात कर लें और उड़िया की बात कर लें, अगर सरकार इसको जोड़ सकती है क्षेत्रीय भाषा की सूची में, तो फिर हिंदी को क्यों नहीं? कुछ ऐसे इलाके हैं, झारखंड को समझना भी होगा कि कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे आप अगर गढ़वा और पलामू की बात करें, वहाँ के जो युवा होंगे वो इस क्षेत्रीय भाषा में किसका चयन करेंगे, ये एक सवाल उठता है। जो गोड्डा के युवा होंगे वो किस जो क्षेत्रीय भाषा है उसका चयन करेंगे। तो ये कुछ ऐसे ज़रूर सवाल उठ रहे हैं जो कल
नियुक्ति नियमावली जो बनाई गई है सरकार की तरफ से झारखंड कैबिनेट में 8 ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए, जिसके बाद से एक संभावना जताई जा रही है कि भाई नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो यहाँ से आरंभ हो जाएगी। दूसरी बात यह भी है कि जिस तरह से लगातार जो सवाल उठ रहे थे और जैसा कि हम भी कह रहे हैं कि हिंदी को लेकर जो संशोधन किए गए हैं उसमें OMR जो सीट, आपको याद होगा कि पहले 2 परीक्षाएं होती थी, जो प्रारंभिक परीक्षा होती थी और मुख्य परीक्षा होती जो PT और मेंस हम कहते हैं। अब एक परीक्षा होगी, OMR सीट होगी। जो छात्र कह रहे हैं कि झारखंड जैसे प्रदेश में जहां हमेशा ही नियुक्ति को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ झाला होता रहा है, तो OMR सीट में ये बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। पहले 2 परीक्षाएं होती थी, दोनों में उनकी सेटिंग हो जाएगी, ये कुछ ज़रूरी नहीं था। जब दोनों परीक्षाएं कंडक्ट की जाएंगी उस वक्त वही अधिकारी होंगे, ये भी कोई सुनिश्चित नहीं था। लेकिन जब एक परीक्षा होगी तो यहाँ इस तरह की संभावना बनती है झारखंड जैसे प्रदेश में, जहाँ हर बार परीक्षा के बाद, इस तरह की नियुक्ति परीक्षा के बाद मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। अविनाश, सवाल यह भी है, ठीक है आप स्थानीय रीति रिवाज, स्थानीय संस्कृति को तरजीह देते हैं कि लोगों को, युवाओं को यह जानना जरूरी होगा, लेकिन पूरे तौर पर झारखंड में कई क्षेत्रीय भाषाएं बोली तो जाती हैं, लेकिन उन भाषाओं में किताब नहीं होती। सब लोग ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा में ही पढ़ाई करते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों। तो फिर हिंदी को क्यों नहीं शामिल किया गया? हिंदी को अगर शामिल किया जाता तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को उसका लाभ मिल पाता? नहीं, आपने सही कहा। और अगर हम कहें झारखंड के सरकार की सोच पर भी जाते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाना, उसकी संस्कृति को बचाना, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि सरकार की एक अच्छी पहल हो सकती है। लेकिन जिस ओर आपने इशारा किया और जो सरकार जानती है, खासकर अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें, तो इसमें से जितनी भाषाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, कुड़ुक की बात करें, नागपुरी की बात करें, खोटा की बात कर लें, पंचपरगनिया की बात कर लें, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इसके शिक्षक भी हैं क्या झारखंड में, और इसकी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से होती है। आपने ऑप्शन तो दे दिया है, ऑप्शन से ये संभावनाएं बनती हैं कि जो यहाँ के लोकल हैं, जो उस तरह के पहले से शिक्षा ले रहे हैं, उनको, उनके लिए एक जगह बनेगी। लेकिन जब आपके यहाँ इस तरह की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त ही नहीं है, तो आपको ये सिर्फ तय कर देने से कितने छात्रों को फायदा होगा ये यहाँ सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ हिंदी का ऑप्शन भी होता तो कहीं से भी जो आप जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें कोई रुकावट नहीं हो जाती। और अगर आपने कहा है कि 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, इस यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्ति दिए जाएंगे, तो इसकी संख्या बढ़ेगी, न कि घटने वाली है। अविनाश, आप ये कहते हैं कि झारखंड में पढ़ाई करना अनिवार्य होगा, आप बांग्ला को भी प्राथमिकता देते हैं, उड़िया को भी प्राथमिकता देते हैं, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि बांग्ला और उड़िया भाषा के पढ़ने वाले ज्यादातर तो बॉर्डर इलाके से होंगे, और कई ऐसे इलाके में लोग हैं जो रहते तो झारखंड में हैं लेकिन पढ़ाई बंगाल में या उड़ीसा में करते हैं। ये देखिए, यहाँ हमने पहले भी अपने दर्शकों तक ये बात को पहले भी पहुँचाया है कि किस तरह से झारखंड में परीक्षा संचालन नियमावली बनाई जा रही है। और हमने उस वक्त ही कहा था कि जो लोग, जो छात्र यहाँ से, जो युवा यहाँ से मैट्रिक पास किए हैं, उनको एक बेहतर मौका मिलेगा। जहाँ तक सवाल है कि जो इलाके की अगर हम बात कर लें, जो बॉर्डर इलाके, खासकर अगर हम उड़िया और बंगला की बात करें, ज़रूर कोल्हान के कुछ इलाकों की अगर हम बात करें जहाँ से उड़ीसा के बॉर्डर सटते हैं, सरायकेला खरसावां से लेकर और चाईबासा के अंतिम तक अगर हम बात कर लें, मनोहरपुर तक की अगर हम बात कर लें, तो ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ ये सही बात है कि वहाँ लोकल जो लैंग्वेज होती है, जो 50 नंबर के जो परीक्षा होती है, उसमें लोग, हो सकता है कि जो छात्र हैं वो उड़िया को सेलेक्ट करते होंगे। हम अगर धनबाद के इलाके की बात करें, धनबाद जामताड़ा की अगर इलाके की बात कर लें, उन इलाकों में भी वैसे बहुत सारे छात्र होते हैं जो लोकल जो लैंग्वेज के हिसाब से अगर 50 नंबर के सेलेक्ट करना हो तो वहाँ बांग्ला भी जरूर सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम अधिसंख्यक की बात करें, ज़्यादा लोगों के, युवाओं की अगर बेहतरी की बात करें, तो शायद ये जो फार्मूला है, आप बांग्ला रख रहे हैं उससे कोई आपत्ति नहीं, आप उर्दू रख रहे हैं कोई आपत्ति नहीं है, आप उड़िया रख रहे हैं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब आप हिंदी नहीं रख रहे हैं तब इस पर आपत्ति तो बनती है। इसलिए जो छात्रों के मन से ये बातें सामने आ रही है, सरकार ने अभी तैयारी शुरू की है, सरकार हिंदी को जोड़ सकती है, उसके पास अभी बहुत समय है, क्योंकि अभी आप पूरा प्रारूप तैयार करेंगे कि किस तरह से परीक्षा को कंडक्ट करना है, किस तरह से ये संचालन होंगे। तो ये जो युवाओं के मन से बात सामने आ रही है, हम उन्हीं बातों को न्यूज़ 18 के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि आपको हिंदी से
इतनी दूरी बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको हिंदी भी उस भाषा के अंदर में जो आपने 12 रखे हैं, एक और हो जाएगा, 13 हो जाएगा, लेकिन हिंदी को रखना चाहिए। चलिए अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि हिंदी की उपेक्षा यहां पर हो रही है, हिंदी को शामिल नहीं किया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड में खाद बिक्री के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। सरकार द्वारा तय सब्सिडी के बाद जिस यूरिया की बोरी की कीमत 266 रुपए तय की गई है, वो दुकानदार से लेकर कृषि विभाग के बड़े बाबुओं की साठ गांठ से 400 रुपए प्रति बोरी तक बिक रहा है। यह बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि न्यूज़ 18 की पड़ताल में इस खेल का खुलासा कैमरे में कैद हो चुका है। खाद बिक्री में खुल्लम खुल्ला खेल, रैकेट पे ऊपर से नीचे तक सभी शामिल, अन्नदाता को लूट रहे कारोबारी। यह है रांची बीआईटी मोड़ का कपूर बीज भंडार, एक ऐसा बीज भंडार जहां खाद बिक्री के नाम पर खेल चल रहा है। खेल भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि किसानों के नाम पर खाद की कालाबाजारी का। सरकार ने भले ही किसानों को राहत देने के लिए सब्सिडी वाले यूरिया का न्यूनतम दर तय कर दिया हो, लेकिन यहां होगा वही जो दुकानदार से लेकर कृषि विभाग के बड़े बाबू तय करेंगे। हमारी पड़ताल में जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। 200 रुपए क्यों ले रहे हो ज्यादा? ऊपर से ही रेट अधिक मिलता है ना। कौन ऊपर से कौन लेता है अधिक? जहाँ सप्लाई होता है वहीं से। वही तो हम कर रहे हैं कि साहेब लोग लेता है। अब तो आप नहीं बता पाएंगे वो क्या मिलता है वहाँ से। हमेशा इसी बेचते हो? हमेशा जैसा रेट आता है उसी के हिसाब से बेचते हैं। न्यूज़ 18 का कैमरा देखते ही सिंडिकेट के सदस्य सक्रिय हो गए। आनन फानन में किसान को भी दुकान पर खड़ा कर दिया गया, पर ये भोले भाले किसान भी कालाबाजारी के काले सच को बदल नहीं सके। हम लोग को देता है 290 रुपया, भी किसान है, ये आती दुकानदार है, हम लोग तो किसान हैं। अब देता है, हम लोग ले जाते हैं। ये तो 450 तक ले रहा है। नहीं सर, हम लोग से तो किले में कैसे लेते हैं? केजी में लेते हैं तो खुला? केजी में हम लोग को खुला में देता है 8 रुपये देता है। अच्छा, भाई हमको 10 रुपए काहे दे रहा था? यूरिया वही 8 रुपए। 8 रुपए, तो हमको काहे 10 रुपए दे रहा था? ये क्या पता है? पता नहीं है। बोरा तो 266 का है भैया। सरकार ने सब्सिडी वाले एक बोरी यूरिया का दाम 266 रुपए तय किया है, लेकिन बाजार में 266 के बजाय 400 रुपए में मिल रहा है। यानी एक बोरी यूरिया पर 134 रुपए अधिक लिया जा रहा है और खुदरा में यूरिया 10 रुपए किलो मिल रहा है। डीएपी का दाम भी 1200 रुपए प्रति बोरा तय है, लेकिन किसानों को इसके लिए 1400 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं और खुदरा में 28 से 30 रुपए किलो मिल रहा है। और तो और किसी भी किसान को पीओएस मशीन का बिल नहीं दिया जा रहा, क्योंकि पीओएस मशीन में सरकारी रेट तय है। यूरिया की कालाबाजारी से ज्यादा मुनाफा हो, इसके लिए खुदरा बिक्री पर दुकानदारों का ज्यादा जोर है। बोरी की मांग करने पर दुकानदार बहाना बनाते हैं। न्यूज़ 18 के द्वारा यूरिया की बोरी मांगने पर भी यही बहाना बनाया गया, जबकि दुकान के पास यूरिया से लदी गाड़ी खड़ी थी। जब हमने उस गाड़ी को पकड़ा तो दुकानदार मालिक बहाना बनाने लगा। ये पूरा खेल जब न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुआ तो दुकानदार ने भी मान लिया कि इसमें ऊपर से नीचे तक सभी शामिल हैं। हमारे साथ जो होता, आप उस चीज को आप ऊपर वालों को नहीं देखते। हाँ, बताइए बताइए। ठीक है, हम है छोटे दुकानदार। आप बताइए, आपसे कौन ज्यादा लेता है? हमारे से ऊपर होते हैं और भी होते हैं। कौन किस तरह नाम ले ले सर? नाम नहीं लिया जाता ना। आप किस तरह आप बिजनेस चला रहे हो, ठीक है। आप अगर अगले का नाम लो रहे हो, किसी का भी ना, आपको बिजनेस चलाना। हम आपसे हर साल मानसून आते ही झारखंड में यूरिया, डीएपी समेत दूसरे खाद की दर बढ़ जाती है। राज्य सरकार या कृषि विभाग चाहे जितना दावा कर ले, पर किसानों के पास ऊंचे दाम पर खाद खरीदने के सिवा दूसरा विकल्प नहीं बचता। और जब रांची जिले का ये हाल है, तो आप सुदूरवर्ती जिलों में खाद बिक्री के नाम पर इस खेल का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और न्यूज़ 18 के द्वारा झारखंड में खाद की कालाबाजारी का खुलासा किए जाने के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने संज्ञान लिया है। जबकि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची डीसी को मामले की जांच करने को कहा है। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि इस तरह की जहां भी सूचना मिल रही है, विभाग लगातार छापेमारी कर रही है। बादल पत्रलेख ने आम जनता से भी इस तरह की सूचना देने को कहा है, ताकि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
अविनाश जी हैं न्यूज 18 से, जो चीफ है हाँ। तो इन्होंने खाद में कुछ अनियमितता के बारे में BIT मोड़ जो है कपूर बीज भंडार है, बोला कि मैं खुद गया था, अब एक बार चेक करवा लीजिए। तो DC साहब यहाँ किसी को भेज के तो क्या अनियमितता बरत रहा, यूरिया राहुल अभी दे देगा, रिटेल दे देगा। हाँ ठीक 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 ठीक। गढ़वा में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। बालू के अवैध खनन की खबर दिखाए जाने के बाद जिला खनन पदाधिकारी ने लापो दानरो नदी के इलाके जहां पर अवैध खनन जारी था वहां छापेमारी की, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अवैध खनन में लगे लोग भागने लगे। वहीं DMO ने छापेमारी कर बालू लदे ट्रक को जब्त कर लिया, जिसके बाद ट्रक मालिक के खिलाफ सदर थाना में केस दर्ज कराया गया है। तो न्यूज 18 के खुलासे से खलबली मची हुई है। न्यूज 18 के कैमरे में अवैध बालू खनन की तस्वीरें कैद हुई। उसके बाद खाद की अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड में सरकार के निर्देश के बाद आज से 9वीं से लेकर 12वीं तक के क्लास का ऑफलाइन संचालन शुरू हो गया है। सभी स्कूलों में एक बेंच छोड़कर बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ सैनिटाइजर, मास्क और तापमान मापने के भी इंतजाम किए गए हैं। स्कूलों में असेंबली पर रोक है, वहीं नाश्ते के लिए टिफिन बॉक्स लाने पर भी रोक है। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक चलने वाली क्लास में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। देवघर के R मिश्रा +2 स्कूल का जायजा लिया संवाददाता मनीष दुबे ने। आज 17 महीने के बाद राज्य सरकार के द्वारा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल को खोलने का निर्देश जारी किया गया है। इस वक्त हम R मित्रा प्रांगण स्कूल में हैं और देखिए कि बच्चों को यहाँ पे खड़े करके समझाया जा रहा है। हालांकि असेंबली नहीं लगनी है, लेकिन क्योंकि पहला दिन है, बहुत सारी जानकारी बच्चों को जो नहीं है, तो यहाँ पे शिक्षक सभी छात्रों को समझा रहे हैं कि किस तरह से इनको बैठना है, एक एक बेंच छोड़ के बैठना है। इसके साथ साथ सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, साथ ही मास्क ज़रूर लगाना है और चीज़ें। आप देखें कि यहाँ पे सैनिटाइज़र का व्यवस्था रखा गया है कि बच्चे जो भी आए वो सबसे पहले सैनिटाइज़ करें अपने हाथों को, उसके बाद क्लासरूम तक जाएं। यहाँ सैनिटाइज़र की व्यवस्था है और इसके साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि टेम्परेचर मशीन, जो भी बच्चे आ रहे हैं वो टेम्परेचर मशीन के पहले यहाँ पे टेम्परेचर उनका नापा जा रहा है, फिर विद्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। और इसके साथ साथ सभी जानकारी यहाँ पे शिक्षक दे रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है, किस तरह से बैठेंगे। बच्चों को 6 फीट की दूरी बना करके बैठना है, उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। जो 6 फीट की दूरी को ध्यान में रखते हुए ही बच्चों को आज इसमें गेट टुगेदर करके, चूँकि हम लोगों को प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं करना है, लेकिन लंबी अवधि के बाद विद्यालय खुला है। IT माध्यम से जो हम लोग सूचना भेजे हैं उसका बच्चों बहुत लोग देख नहीं पाए हैं, इसलिए ये सूचना देना ज़रूरी है। बच्चों को सैनिटाइज करके, थर्मल स्कैनिंग से उसका टेम्परेचर नाप करके उसको क्लासरूम के अंदर घुसाया जा रहा है। बच्चों को बीच बीच में हाथ धोना है, साबुन से, साबुन रख दी गई है, पानी की व्यवस्था है। और बच्चे 8 बजे विद्यालय आएंगे, 12 बजे चले जाएंगे। बच्चों को नाश्ता लेकर के नहीं आना है, जो गाइडलाइन SOP है। बच्चे 12 बजे छुट्टी हो जाएगी, चले जाएंगे। क्योंकि 17 महीने के बाद स्कूल खुला है तो शिक्षकों के लिए भी एक चैलेंजिंग है कि बच्चों को किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जाए, इसके साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन कराया जाए। तो ये चैलेंजिंग शिक्षकों के लिए भी है। हालांकि बच्चों को कुछ जानकारियां अभी कमी है, जिसको लेके यहाँ पे शिक्षक एक छोटा असेंबली गेट टुगेदर करके बता रहे हैं ताकि बच्चे कोविड प्रोटोकॉल से अवगत हो सके और इस महामारी से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए पढ़ाई कर सके। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। साहिबगंज के बोरियो में पहाड़िया जनजाति के चौकीदार से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी मिलने पर DC ने संज्ञान लेते हुए सदर SDO को जांच का आदेश दिया है। दरअसल बोरियो थाने में चौकीदार रहे गुड़िया पहाड़िया से शंभू शाह ने लाखों की ठगी कर ली। इसकी जानकारी मिलने पर शंभू शाह के खिलाफ FIR के लिए थाने में आवेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया। दस्तावेजों को देखने के बाद DC ने SP और SDPO से भी बात की, साथ ही 15 दिनों में कार्रवाई नहीं होने पर खुद मामले की जांच का भरोसा दिया। इनका जो है रिटायरमेंट हुआ ये 2016 में, तो इसका रिटायरमेंट का पैसा जितने भी आया है वो शंभू शाह व्यक्ति नामक जो है
शंभू साहब, आपका नाम कार्तिक साहब, वो उन्होंने सारा पैसे जो है इनका निकासी करते करते 11,47,000 रुपया तो अभी वो सामने आया है। अच्छा। इतना निकासी कर लिया है। और ये अंगूठा लगाने वाले आदमी है। अच्छा। अंगूठा लगा करके कैसे बैंक से निकल गया। और अब देखते हैं